अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हमारे पास चल रहा है एंड चैप्टर नेम इज़ स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। ठीक है, तो इससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। तो ज़्यादातर अगर हम देखें दुनिया के अंदर तो हमें आसपास हर जगह पर ज़्यादा चीज़ें जो है वो सॉलिड की नज़र आ रही होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर सॉलिड रैदर देन लिक्विड एंड गैस। हम आगे पीछे भी देखें, अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर इधर उधर आगे पीछे अराउंड अपने देखें तो आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सॉलिड नज़र आएंगी। आप टीवी को देखें वो भी एक सॉलिड है, आप रिमोट देखें वो भी एक सॉलिड है, आप ये मार्कर देख लें ये भी एक सॉलिड है, ये वॉच देख लें ये भी एक सॉलिड है, पंखा जो चल रहा है हमारी क्लास के अंदर ये भी एक सॉलिड है, बल्ब चल रहा है ये भी एक सॉलिड है, दरवाज़ा है वो भी एक सॉलिड है, डेस्क रखे हुए हैं ये भी एक सॉलिड है। तो ज़्यादातर अगर आप जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं रैदर देन लिक्विड और गैस। ठीक है, सो उसमें से हमारे पास सॉलिड लाइक कुछ हमारे पास शुगर, सॉल्ट, मेटल्स, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास सॉलिड्स हैं। सॉल्ट हो गया वो भी क्रिस्टलाइन लिक्विड है, सॉलिड है। शुगर हो गया वो भी सॉलिड है। मेटल्स जितने भी हो गए, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे भी जो हैं हमारे पास क्या हो गए, सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स अच्छा जितने भी ये हमारे पास सॉलिड हैं जिनमें अभी मैंने आपको एग्जांपल दी शुगर की, सॉल्ट की, मेटल की, तो ये दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन। ये हमेशा हार्ड होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब क्रिस्टलाइन क्या होता है ये मैं आगे जाके आपको डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हार्ड होते हैं, काफ़ी ब्रिटल होते हैं यानी कि सख्त होते हैं, और ये क्रिस्टलाइन कहलाते हैं यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। वाइल सम अदर सच एज रबर, प्लास्टिक, ग्लास etc आर सॉफ्ट एंड एमॉर्फस। ठीक है, आप जबकि अगर आप देखें रबर को देख लें, प्लास्टिक को देख लें, इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो ये सॉफ्ट होते हैं और ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। दो किस्म के सॉलिड हमारे पास जो है दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं, एक को हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड और एक को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जो है उनका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, जबकि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें उनका एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल जो है क्यूबिक या फिर उनका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है और वो हमेशा क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास। तो यहाँ मैंने आपके सामने 2 कॉलम्स बनाए हैं और इन 2 कॉलम्स में मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड they exist in definite geometrical shape। जो बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है इनका। जैसे कि अगर मैं आपके सामने सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास एक क्यूब की शक्ल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जैसे बचपन में आप क्यूब बनाया करते थे तो ये भी कुछ इसी तरीके से है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक क्यूबिक फॉर्म के अंदर मौजूद होता है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इसका एक प्रॉपर पैटर्न मौजूद है, इसका एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप मौजूद है। जबकि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें, दे डोंट हैव ज्योमेट्रिकल शेप, इनका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, ये आड़े टेढ़े होते हैं, इनको हम बेतरतीब कह सकते हैं। जबकि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इनका प्रॉपर कोई ना कोई जो है ज्योमेट्रिकल शेप हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं डायमंड की, डायमंड का भी जो है एक प्रॉपर कोई ना कोई जो है शेप होता है, एक प्रॉपर क्रिस्टलाइन उसका एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप मौजूद होता है। जितने भी अदर हमारे पास जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर मौजूद हैं जो सॉलिड्स, उनका एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप मौजूद होता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास एक सॉलिड है, जैसे को हम कहते हैं NaCl,
ठीक है। NaCl हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और NaCl जो है हमारे पास 801 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो क्या होता है, मेल्ट होता है। तो इससे भी हमें अंदाजा होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो है इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट। शार्प का मतलब यहाँ पर नोकदार नहीं है, शार्प का मतलब यहाँ पर है एग्जैक्ट। यानी कि अगर आप NaCl को देखेंगे तो NaCl को अगर आप हीट करते जाएं ये 799 पर भी मेल्ट नहीं होगा, ये 800 पर भी मेल्ट नहीं होगा, लेकिन 801 पर ये शार्प मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, फौरन से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस शार्प मेल्टिंग पॉइंट पर आकर ही वो क्या करते हैं, मेल्ट होते हैं। जबकि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें, दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी इनका कोई खास टेम्परेचर नहीं होता, किसी खास शार्प टेम्परेचर के ऊपर ये जो है मेल्ट नहीं करते, बल्कि इनकी एक वाइड रेंज होती है। मान लो कि कोई हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड मौजूद है, वो 100 से 150 के दरमियान जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब 100 से लेकर 150 पे किसी भी वाइड रेंज के ऊपर जो है वो जाकर मेल्ट हो सकता है, उसका कोई हम फिक्स या फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट हम उसको नहीं करार दे सकते। ठीक है, जैसे कि अगर हम मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती पहले जो है नरम होना शुरू होती है और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू होती है, तो उसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड जितने भी हमारे पास हैं। थर्ड पॉइंट है, दे कैन बी कट डाउन एट अ फिक्स क्लेवेज प्लेन। अब इसका मतलब क्या है, ये थोड़ी समझने की चीज़ है। जैसे मान लें कि हमारे पास डायमंड होता है, डायमंड की अगर मैं आपके सामने शेप बनाने की थोड़ी सी कोशिश करूं तो ये हमारे पास क्या होती है, डायमंड की शेप होती है। ठीक है, अब डायमंड जो होता है हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि बहुत हार्ड होता है, इसके ऊपर आप जितनी भी हथौड़ियां मार लो, जितने भी हैमर मार लो, ये टूटता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है। तो डायमंड को जाहिर सी बात है, अब ये सेब तो है नहीं हमारे पास कि हमने छुरी रखी और बीच में से कट कर दिया, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको हम बीच में से या फिर सेब की तरह इतनी आसानी से नहीं काट सकते, उनको काटने का एक क्लेवेज प्लेन होता है, यानी कि वो 45 डिग्री के एंगल पे कटते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डायमंड है, इसका ये 45 डिग्री का एंगल, ये यहाँ से कटेगा और ये यहाँ से कटेगा, जबकि यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा, जिसकी वजह से हमारे पास डायमंड का एक जो है हेक्सागोनल शेप हमें नज़र आ रहा हो, सॉरी एक जो है शेप का नाम याद नहीं आ रहा, डायमंड का इस तरीके का शेप जो है हमें नज़र आ रहा होता है। तो जितने भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने डायमंड की एग्जांपल ली, तो इनको हम बाआसानी जो है हर जगह से नहीं काट सकते, इनका कट डाउन करने का, इनको काटने का एक क्लेवेज प्लेन होता है, एक खास जगह होती है जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी कम होती हैं, वहां पर ये काटे जा सकते हैं, हर जगह से हम इनको नहीं काट सकते। बल्कि अगर हम यहां अगर देखें, देयर इज नो क्लेवेज प्लेन, तो जितने भी अमॉर्फस सॉलिड है, जैसे मान ले कि हमारे पास रबर है या प्लास्टिक है, रबर है, रबर को आप कहीं से भी काटने, आप कहीं से भी काट सकते हैं, आप बीच से काट सकते हैं, आप साइड से काट सकते हैं, ऊपर से काट सकते हैं, हर जगह से आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे आर सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी चीज को बीच में से काटा जाए तो उसके दोनों हाफ जो हैं हमारे पास क्या आए, बराबर आए। जैसे हमारे पास ये क्या है, ये क्यूब है, अगर अब इस क्यूब को हम बीच में से कट करेंगे तो दोनों हाफ इक्वली बराबर आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस डायमंड को बीच में से, वैसे तो नहीं कट कर सकते, लेकिन मान ले, अज्यूम कर लें कि अगर हम इस डायमंड को अगर हम बीच में से कट करते हैं तो इसके दोनों हाफ बिल्कुल इक्वली बराबर आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपनी इंसानी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी भी जो है दो हाफ्स पर इक्वली डिवाइड है, तो हमारी बॉडी भी सिमेट्रिकल है। हम बीच में से अगर हम बॉडी अगर हमारी अलग हो जाए तो दोनों साइड्स बराबर होंगी, दोनों साइड में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। जबकि अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें, दे आर एसिमेट्रिकल। ठीक है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनके सिमेट्री इनके अंदर मौजूद नहीं होती, यानी कि बीच में से इनको कट कर दिया जाए तो दोनों साइड बराबर नहीं आती। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी। लास्ट जो टॉपिक है वो है, लास्ट जो
पॉइंट है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का कि दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। अच्छा, ये थोड़ी सी जो है मुश्किल चीज़ है, इसको आपने 9th क्लास में भी जो है इग्नोर कर दिया होगा, तो मैं आपको आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो हर एक्सिस पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमें अलग नज़र आती हैं। ठीक है, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनकी हर एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, यानी कि उनकी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक्स एक्सिस पे अलग होंगी और वाई एक्सिस पे अलग होंगी। जैसे मान लें कि हमारे पास यहाँ पर मैंने आपके सामने ग्रेफाइट का जो है क्या ड्रॉ किया है, ग्रेफाइट का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। और ग्रेफाइट के बारे में हमें पता है कि ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल लेयर्स की शक्ल में जो है इसका शेप मौजूद होता है। आपके बुक के अंदर भी जो है इसकी पिक्चर जो है वो गिवन होगी, आप देख सकते हैं वहाँ से कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जितने भी कार्बन होते हैं, यहाँ पर जितने भी आप कार्बन देख सकते हैं, यहाँ पर कोनों पे हमारे पास क्या मौजूद होता है, कार्बन, हर जगह कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ हर जगह यहाँ पर कार्बन मौजूद है। ठीक है, मैं सब जगह बना नहीं रहा, बस कुछ जगह दिखा रहा हूँ आपको। हर जगह हमारे पास क्या लगे हुए होते हैं, कार्बन लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ग्रेफाइट के अंदर, तो ग्रेफाइट में अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीच में क्या है, स्पेस मौजूद है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू क्यों होती है, क्यों, वो वजह होती है उसकी। अब वजह क्या है, वजह ये है कि हमें पता है कि कार्बन जो है वो टेट्रा जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन जितने भी नजर आ रहे हैं, कार्बन के 3-3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। कार्बन 1, 2 और एक ऊपर बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर कार्बन 1, 2 और एक नीचे की तरफ बॉन्ड बना हुआ है। तो कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे, यहाँ पर कार्बन ने, हर कार्बन ने सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। अब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर कंडक्ट हो सकती है। जहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम देख सकते हैं कि वो कंडक्ट हो पाएगी वहां से। तो अगर हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे, यहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो जाएगी। लेकिन अगर हम बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करेंगे तो वहां से नहीं होती। इसी वजह से जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट के अगर हम जो है डिफरेंट एक्सिस के ऊपर या डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्शन हो गई या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो गई, वो हमें अलग अलग नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो ग्रेफाइट जो है, आपकी जो पेंसिल की नोक है जिसके अंदर ग्रेफाइट मौजूद होता है, उसको अगर आप जो है वहाँ पर अपने स्विच के अंदर लगाएं और पीछे हाथ लगाएं तो आपको करंट तो लगेगा, लेकिन उसमें से उस तरीके से तेज़ी के साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि उसके बीच में क्या मौजूद है, स्पेसेस मौजूद है। इसी की जगह आप कोई लोहे का मेटल या फिर कॉपर या कुछ भी ऐसी लोहा आप ले लें, आयरन को अगर आप जो है अपने स्विच के अंदर घुसाएंगे और अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो आप जो है हो सकता है अगर करंट ज़्यादा हुआ तो ऊपर का टिकट आपका कट जाए। तो ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आयरन में से इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से पास थ्रू होती है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो हो सकती है, लेकिन बीच में स्पेस होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी स्लो, काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होती है, पास थ्रू होती है। और अगर हम यहाँ बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करवाएंगे तो नहीं होगी, ऊपर से करवाएंगे तो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पर स्पेस है तो वहाँ से तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो जिसकी वजह से हमारे पास ग्रेफाइट, जिसकी वजह से जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनको हम क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। यानी कि हर जगह से, हर पोजीशन से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग आ रही होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था
कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट किस्म की होती हैं हमारे पास। एक तो होती है हमारे पास क्या, एक तो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक हमारे पास होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक हमारे पास होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और भी बहुत सारी जो है हमारे पास जो है इनकी बिहेवियर्स होते हैं प्रॉपर्टीज़ के। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आ रही होती हैं हर पोजीशन के ऊपर। अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ अलग आ रही होगी, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ अलग आ रही होगी, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ अलग आ रही होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज़? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, थर्मल कंडक्टिविटी की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इस वजह से जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। जबकि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो दे आर आइसोट्रॉपिक। अगर आप रबर में से कहीं से भी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करवाएंगे तो कहीं से भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो रही थी, यहाँ से नहीं हो रही। अगर आप किसी भी एमॉर्फस सॉलिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करवाएंगे, कहीं से भी करवा लें, तो वो कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं होगी, जिसकी वजह से इनकी जो इनका जो बिहेवियर्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हर जगह सेम आ रही होती हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की मजीद प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इनको डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसका काफ़ी डीप डिस्कशन मौजूद है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।